10 लाख दहेज वाली बहू से अच्छी बिना दहेज की बहू। शाम का वक्त होता है, सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं। तभी घर का बड़ा बेटा आरव सिया से शादी कर उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर घर लाता है। सिया ने हल्की लाल साड़ी, कांच की कुछ चूड़ियां पहनी होती हैं और छोटे से बैग को लेकर खड़ी होती है। सिया, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप हैं और आप मुझसे प्यार भी करते हैं, लेकिन क्या आपका परिवार मुझे अपनाएगा? तुम चिंता मत करो, ये वही घर है जिसके सपने मैंने तुम्हें दिखाए हैं। भगवान करे वो सपने टूटे ना और आपने जिस तरह बताया है ठीक उसी तरह मुझे मेरे ससुराल से अपनापन और प्यार मिले। सिया अपने ससुराल के बाहर खड़ी होती है, तभी वहाँ पायल आती है। अरे ये क्या भैया, आपने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? बताने का मौका नहीं मिला। तू माँ को बुला, मैं गृह प्रवेश के बाद तुझे सारी बातें बताऊंगा। माँ ये देखिए, भैया शादी करके आए हैं और साथ ही ढेर सारे बारातियों के पैसे भी बचा लिए भैया ने। ये सुनते ही घर का सबसे छोटा बेटा चिंटू दौड़ते हुए आता है। ये क्या भैया, आपने शादी कर ली, कम से कम हमें तो बता दिया होता, हम व्हाट्सएप स्टेटस तो लगा देते। चिंटू की बात सुन पायल और चिंटू हंसने लगते हैं। तभी घर के अंदर से सावित्री और राजेश बाहर आते हैं। बेटा अब ये क्या है, किसे उठा लाया तू अपने साथ? अगर तुझे शादी करनी थी तो लड़की देखकर करता, अंधा हो गया था क्या शादी करते वक्त? माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सिया बहुत अच्छी लड़की है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार से घर नहीं चलता, औकात देखकर बात की जाती है। सावित्री की बात सुन सिया तुरंत घूंघट लेती है और सावित्री के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है। सावित्री अपना पैर हटा लेती है, तभी आसपास पड़ोस के सभी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इस घर की बहू बनने के सपने तो देख लिए, एक बार अपनी औकात भी देख लेती। इस घर की नौकरानी भी तुमसे अच्छी साड़ी पहनती है। वैसे भाभी, क्या आप अपना सारा सामान इस छोटे से बैग में लेकर आई है या फिर बाकी का सामान पीछे टेम्पो में आ रहा है? दीदी, भाभी को देखकर ऐसा लगता है कि भैया अपनी पत्नी नहीं बल्कि गेट वन बाय वन फ्री लेकर आए हैं। इतना कहकर चिंटू हंसने लगता है। राजेश कुछ कहना चाहता है लेकिन खुद पर काबू कर वो चुप रहता है। वहीं आस पड़ोस के लोग, लगता है दहेज नहीं लेकर आई है, तभी तो घर वाले इसका स्वागत नहीं कर रहे। हाँ, अब बिना दहेज वाली बहुओं के ससुराल में क्या इज्जत होती है, और फिर ये तो लव मैरिज है। अरे लेकिन बेचारी अब दहेज लाई भी कहाँ से, खुद पहनने के लिए ढंग की साड़ी नहीं है, दहेज क्या खाक देंगे? सभी की बातें सुन सिया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और ये सब देख आरव पहली बार तेज चिल्लाता है। बस बहुत हुआ, आप लोग तब से सिया की बेइज्जती किए जा रहे हैं, लेकिन एक बार सोचा भी है कि सिया को कैसा लग रहा होगा? और वैसे भी प्यार औकात देखकर नहीं, दिल देखकर किया जाता है। रहने दीजिए, शायद मैं ही इस घर के लायक नहीं हूँ। नहीं सिया, तुम इस घर की बहू बनने के लायक हो। देखना कुछ ही दिनों में ये लोग तुम्हें अपना लेंगे। सिया और आरव आपस में बातें करते हैं। सभी वहां से चले जाते हैं और घंटे बीतने के बाद भी सिया का गृह प्रवेश नहीं करवाया जाता है। सिया तुम परेशान मत हो, जब अपने साथ न दें तो जिम्मेदारी खुद निभानी पड़ती है। मैं कराऊंगा आज तुम्हारा गृह प्रवेश। इतना कहकर आरव घर के अंदर जाकर आरती की थाल और कलश लाता है और खुद सिया की आरती कर दाहिने पैर से कलश गिरवाकर गृह प्रवेश करवाता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने गृह प्रवेश तो कर लिया, लेकिन अब इस घर की जिम्मेदारियां संभालना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मम्मी जी, मैं इस घर की हर एक जिम्मेदारी उठाने की पूरी कोशिश करूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। इतना कहकर सिया आरव के साथ कमरे में चली जाती है और एक कोने में परेशान होकर आरव के साथ बैठ जाती है। मैंने मम्मी जी को जिम्मेदारी संभालने के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या सच में जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी? क्या इस घर के लोग मुझे अपनाएंगे? क्या सच में मैं घर की बहू बनने के लायक नहीं हूँ? क्या हुआ सिया, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? मुझे डर लग रहा है, सब कुछ ठीक तो होगा ना? तुम घबराओ मत, जिस तरह तुमने मेरा दिल जीता है उसी तरह जल्द ही तुम पूरे परिवार का भी दिल जीत जाओगी। लेकिन कुछ नहीं, तुम ये सारी परेशानियां छोड़ो और चुपचाप सो जाओ। देखना कल सुबह तुम अपनी मेहनत और अच्छे संस्कारों से माँ का दिल जीत लोगी। शायद आरव सही कह रहे थे, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब रिस्क ले ही लिया है तो आने वाली परेशानियों का डटकर सामना करना पड़ेगा। मैं अपने संस्कारों और अच्छे स्वभाव से इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। सिया परेशान जरूर होती है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला लेकर आरव के साथ सो जाती है। लेकिन क्या सच में सिया सिर्फ अपने अच्छे संस्कार और प्यार से सभी की नफरत को पिघला पाएगी? आइए जानते हैं अगली सुबह 4 बजे। पूरा किचन शीशे की तरह चमकाकर सबको खुश कर दूंगी। पहले दिन दिखा दूंगी कि इस घर की जिम्मेदारी संभालने लायक हूँ मैं। ये सोचकर सिया किचन में झाड़ू लगाना शुरू करती है और फिर झाड़ू मारकर मंदिर में बैठकर मंदिर की सफाई करती है। जब तक मंदिर की सफाई अच्छे से ना हो तब तक घर घर नहीं लगता। इसलिए सुबह 4 बजे से ही मंदिर की सफाई, कभी किचन की सफाई तो कभी डाइनिंग टेबल की सफाई करती है और फिर सभी के लिए नाश्ता बनाती है।
कि किचन कितना बड़ा है। मेरे घर में तो छोटा सा किचन हुआ करता था, यहाँ पर तो काम करने में भी आराम है। सुबह सुबह सिया के काम करने की खटपट चलने से घर के बाकी सदस्यों की भी नींद खुलती है और एक एक करके पूरा परिवार किचन में आता है। अरे वाह बहू, इतनी जल्दी इतना सारा काम। हाँ, वो मुझे रोज सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने की आदत है ना, इस वजह से मैंने सोचा कि अपने ससुराल की भी कर दूं। इसने सफाई तो अच्छी की है, चलो कम से कम नौकरों वाले काम तो तुम्हें अच्छे ही आते ही हैं। मम्मी जी, अगर काम दिल से अपनों के लिए किया जाए ना तो अच्छा ही होता है। भाभी, अगर रोज आप इस तरह इतने अच्छे से काम करेंगी तो नौकरानी भी आपसे जलने लगेगी। हाँ, और आपकी वजह से बेचारी नौकरानी की भी नौकरी चली जाएगी। सभी की बातें सुन सिया मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके भीतर छुपा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। और फिर, अच्छा बहू, जब तू नाश्ता बना रही हो तो इस बात का ध्यान रखना, मेरे खाने में मसाला कम डालना। मुझे तेल मसाले वाले खाने पर पाबंदी है। और हाँ भाभी, पापा के साथ मेरी कॉफी का भी ध्यान रखना। मेरी कम चीनी वाली शुगर फ्री वाली कॉफी पसंद है। हाँ, और मेरे में 2 चम्मच एक्स्ट्रा चीनी क्योंकि जिंदगी में मिठास हो या ना हो, खाने में जरूर होना चाहिए। इस तरह पहले दिन से ही सिया अपने ससुराल की जिम्मेदारियां हमेशा के लिए संभाल लेती है। इसी तरह अगले दिन रात को जब सिया कमरे में बैठे राजेश और सावित्री के पास जाती है। क्या हुआ बहू, इतनी रात को तू हमारे कमरे में क्यों आई है? पापा जी, मैंने सोचा मम्मी जी के पैर दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैं मम्मी जी के पैर दबाने आई हूँ। जिसे मैं अपनी बहू नहीं मानती, उससे पैर दबाना तो दूर की बात है, मैं उससे अपने जूते भी ना साफ करवाऊं। लेकिन मम्मी जी, तुम इस घर का सारा काम करती हो और वही करो। मेरे पैर दबाने के लिए मैं अपने दहेज वाली बहू लेकर आऊंगी। अब तुम यहाँ खड़ी क्या हो? निकलो मेरे कमरे से। सावित्री सिया को धिक्कार कर कमरे से भगा देती है, जिससे सिया एक कोने में बैठकर रोने लगती है। जिस बहू को पूरा घर धुतकार रहा होता है, धीरे धीरे वही घर की एक मजबूत ईंट बन जाती है। इसी तरह 3 महीने बीतते हैं। फिर एक दिन, आज मेरी सहेली आने वाली है, घर पर पार्टी है बहू, तुम्हें सारे खाने पीने का इंतजाम करना है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं सबके लिए तरह तरह का नाश्ता बनाऊंगी, देखिएगा सबको पसंद आएगा। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से, जाकर अपना काम करो। सावित्री की बात सुन सिया किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगती है। मम्मी जी हमेशा मुझसे गुस्सा रहती है, लेकिन अब मैं उनकी सहेलियों के लिए अच्छा खाना बनाकर उन्हें खुश कर दूंगी। ये सोचकर सिया नाश्ता बना रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद किटी पार्टी की औरतें घर आती हैं और पार्टी शुरू होती है। सिया ले जाकर सभी को नाश्ता सर्व करती है। सावित्री, ये तेरे घर की बड़ी बहू है या नौकरानी? हाँ यार, इससे अच्छे कपड़े तो मेरे घर की नौकरानी पहनती है। क्या मजबूरी थी तेरी जो इसे इस घर की बहू बनाकर ले आई? अरे मैं इसे बहू बनाकर नहीं लाई हूँ, बल्कि जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है। मेरे बेटे ने इससे शादी कर ली, इस वजह से मुझे इसे अपनाना पड़ा। तभी तो सोचो सावित्री, तू तो बड़ी बड़ी बातें करती थी अपनी बहू को लेकर, वो इस तरह की बहू थोड़ी ना लाएगी। और नहीं तो क्या, मैं जब अपनी पसंद की बहू लाऊंगी तो तुम देखते रह जाओगे। बड़े बेटे ने तो गलती कर दी, लेकिन अब ऐसी गलती छोटे बेटे को नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो कैसी बहू लाएगी? ऐसी जिसे तुम लोग देखते ही रह जाओ, वो हमारे स्टैंडर्ड की हो, शादी में दहेज भी लेकर आए, ऐसी नहीं कि खा लिया चली आए। सभी औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी सारी बातें सुन वहां चिंटू और पायल आते हैं। हम अपनी भाभी का गृह प्रवेश ऐसे करवाएंगे जैसे वो किसी फिल्म की हीरोइन हो, ताकि मैं इंस्टा पर वीडियो अपलोड कर पाऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, जितना मोटा दहेज उतना अच्छा गृह प्रवेश। तेरी भाभी जितना दहेज लेकर आएगी उतनी ही शानदार तरीके से हम उसका गृह प्रवेश करवाएंगे। और अगर भाभी 10 लाख रुपए दहेज लेकर आ गई तो फिर मेरा नया फोन पक्का है। सभी की बातें सुन सिया चुप रह जाती है और फिर थोड़ी देर बाद किचन में जाकर बर्तन धोने लगती है। फिर शाम को, अरे आ गया बेटा तू? हाँ माँ, ऑफिस में बहुत काम था तो लेट हो गया। अच्छा वो सब छोड़, ये बता ये लड़की कैसी है, जरा ध्यान से फोटो देख, बड़े अमीर खानदान की लड़की है। इतना कहकर सावित्री विवान को फोटो देती है। ये सब देख सोफे पर बैठा राजेश गहरी सोच में चला जाता है और फिर, लड़की तो अच्छी है और खूबसूरत भी। अरे बेटा इतना सोच क्या रहा है, जल्दी से हाँ बोल दे। पता है ना, ये अपने साथ आएगी तो टीवी फ्रिज लेकर आएगी, ऊपर से 10 लाख रुपए दहेज भी देगी। विवान लड़की की सुंदरता देखकर और सावित्री दहेज के लालच में रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। ये सब देख सिया हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मुझे चाहे जितनी परेशानियां झेलनी पड़े, आप बस मेरे परिवार को खुश रखिएगा, क्योंकि मैंने सुना है मेरे घर की लड़कियां घर संभालती नहीं बल्कि तोड़ती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा ससुराल टूटे। सभी खुश हो जाते हैं। जल्द ही शादी की तारीख निकलवा कर घर में तैयारी शुरू हो जाती है। मेहमान आ जाते हैं, हर जगह फूल और लाइट लगवाई जाती है।
अंकल, लाइट और फूल बिल्कुल असली लगाइएगा, मेरी दहेज वाली भाभी आ रही है। हाँ, और सबसे पहले दरवाजा सजा दीजिए, गृह प्रवेश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सभी घर की सजावट में बिजी होते हैं तो वहीं सिया मेहमानों के स्वागत में। ये लीजिए, आप सब चाय पी लीजिए। चाय पीने का तो मन नहीं है, कुछ ठंडा मिल जाता तो अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी आपके लिए मैंगो शेक बना देती हूँ। तभी पायल और आरव वहाँ आते हैं। भाभी, मेहमानों के आने की वजह से मेरी हर एक चीज इधर उधर हो गई है, आप जरा ढूंढ कर दे दीजिए। हाँ, कल शादी है और आज मेरी शेरवानी ही नहीं मिल रही, ढूंढ दो जरा। जी, मैं अभी नाश्ता बनाकर सभी के कपड़े धोकर आप दोनों के कपड़े ढूंढती हूँ। एक तरफ जहाँ सब खुश होते हैं वहीं सिया घर की जिम्मेदारियों में उलझी होती है और सभी मेहमान दहेज की तारीफों में। फिर अगले दिन धूमधाम से शादी होती है और फिर गृह प्रवेश। भाभी, आप तो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही। इतनी भारी ज्वेलरी, इतना हैवी मेकअप और इतना प्यारा लहंगा। पूरे 80,000 का लहंगा है, अच्छा तो लगेगा ही। बहू, इतनी भारी ज्वेलरी और इतना भारी लहंगा पहनकर तो थक गई होगी, जल्दी से गृह प्रवेश करके आराम कर। इतना कहकर सावित्री महंगे लहंगे, भारी मेकअप और महंगी ज्वेलरी पहनी रिया का गृह प्रवेश करवाती है। रिया के साथ साथ पीछे 3-3 टेम्पो में फ्रिज, एसी, कूलर से लेकर हर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आती है। समझ नहीं आ रहा है, गृह प्रवेश भाभी का हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का? अरे, मैंने तो सुना है कि इस टेम्पो में रोटी बनाने की भी मशीन है, अब तो मजा आ जाएगा। वहीं दूर बैठे कुछ मेहमान। अरे वाह बहू, कितना दहेज लेकर आई है, मानने वाली बात है। अरे सावित्री जी की तो लॉटरी लग गई, 10 लाख रुपए दहेज लेकर आने वाली बहू जो मिली है। सभी मेहमानों की एक्साइटमेंट और घर में अपनापन देख सिया अपने गृह प्रवेश को याद करने लगती है। मैं नहीं करवा रही किसी का गृह प्रवेश, और वैसे भी तुम्हारी इस घर की बहू बनने की औकात नहीं है, इसलिए तुम बाहर ही ठीक हो। देवरानी जी का गृह प्रवेश कितनी अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ पैसों की वजह से? सिया अपने आंसू पोंछती है और वापस नौकरानियों की तरह काम में लग जाती है। फिर अगली सुबह भी दहेज में आए सारे सामान को सेट किया जा रहा होता है। अब डाइनिंग हॉल में नया सोफा लगेगा। लेकिन पुराना वाला क्या करेंगे? फेंक देंगे, और क्या करेंगे? वैसे भी अब इस फटे सोफे से क्या ही काम चलेगा। वैसे ये फ्रिज क्यों ना मेरे कमरे के बाहर लगवा दिया जाए? ये फ्रिज तेरे कमरे के बाहर नहीं रखा जा सकता, इसे तो मेरे कमरे के बाहर ही रखा जाएगा। खुद फायदा उठाने के चक्कर को छोड़कर इसे वहीं रखवाओ जहां इसकी जरूरत है। अरे, इतना दहेज पहली बार मिला है, कम से कम एंजॉय तो करने दो कुछ दिनों तक। सभी दहेज की तारीफों में लगे होते हैं और सिया घर के कामों में। बड़ी बहू तो पहनने के ढंग के कपड़े नहीं लाई थी और छोटी बहू ने तो शोरूम खोल लिया है। हाँ, नहीं तो क्या, ऊपर से 10 लाख रुपए दहेज लेकर आई है। अरे, ऐसी बहू तो बड़े नसीबों से मिलते हैं जो लाखों का दहेज लेकर आए। सबसे ज्यादा सब नई बहू के दहेज की बातें कर रहे हैं। मेरी मेहनत तो किसी को दिखाई नहीं दे रही। इस शादी में तो मेरी सबसे ज्यादा कमर टूटी है और आंसू भी मेरे बहे हैं। इसी तरह पूरा दिन बीतता है और फिर रात को जब सिया अपनी देवरानी के कमरे में जाती है। ये लीजिए देवरानी जी, आपके लिए ठंडा ठंडा जूस। ठीक है, रख दीजिए इसी कोने में। सिया जूस रखकर कमरे से बाहर निकलती है। तभी रिया अपनी दोस्त से फोन पर बातें शुरू करती है। अरे, यहाँ तो अभी तक सब दहेज की बातें कर रहे हैं, दहेज देखकर तो सब चुप हो गए। अब मेरी वैल्यू होगी इस घर में। ये बातें सुन कमरे के बाहर खड़ी सिया के पैर थम जाते हैं। तभी वो थोड़ा रुककर दोबारा किचन की तरफ बढ़ जाती है। फिर अगले दिन, आज तो छोटी बहू की पहली रसोई है, घर में तरह तरह के पकवान बनेंगे। बहू दहेज अच्छा लेकर आई है, लेकिन अगर काम भी अच्छा कर ले तो असली खुशी होगी मुझे। आज तो भाभी के हाथों के टेस्टी टेस्टी पकवान खाऊंगा। जो भी रस्म है थोड़ा जल्दी कीजिएगा, आपको पता है मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ हाँ बेटा, बहू आती ही होगी, तू परेशान मत हो। सभी घर की नई बहू का इंतजार करने लगते हैं। 7 बजते हैं, 8 बजते हैं और धीरे धीरे 10 बज जाता है। फिर रिया अंगड़ाई लेते हुए नाइट ड्रेस में कमरे से निकलकर हॉल में आती है। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं रिया तुमने? दिखाई नहीं दे रहा क्या नाइट ड्रेस पहनी है मैंने? हाँ बहू, लेकिन इस ससुराल में पहले दिन ही नाइट ड्रेस पहनना शोभा नहीं देता। इस जमाने में 10 लाख रुपए दहेज लेना भी तो आपको शोभा नहीं देता। ये सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं और राजेश हैरानी से देखने लगता है कि तभी, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाकर कम से कम रस्म तो पूरी कर लो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। क्या रसोई में मैं आप सबके लिए खाना बनाऊं? है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे रसोई में बहुत गर्मी लगती है। लेकिन भाभी, ये तो रस्म है ना। रस्म है तो क्या हुआ, मैं आपको नौकरानी दिख रही हूँ क्या जो मैं किचन का काम करूँ? तो फिर भाभी, अगर आपका बस चला तो आप किचन में मैप देखकर और घर के बाहर एरोप्लेन से जाइएगा।
चिंटू हंसने लगता है, लेकिन सभी चुप रहते हैं और सावित्री परेशान। हे भगवान, अब इतनी जल्दी सारा काम कैसे होगा? किसे कहूँ मैं? मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। सिया की बात सुन सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सिया बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए सभी के लिए हलवा, पोहे और मैंगो शेक बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। भाभी, हलवे में चीनी थोड़ा ज्यादा है, अगली बार से कम डालिएगा। क्यों? अगली बार से तुम भाभी के साथ किचन में हाथ नहीं बटाओगी? अगर रसोई में खाना भी मुझे ही बनाना होता तो 10 लाख रुपए दहेज लेकर नहीं आती। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो मेरे मम्मी पापा को कह दिया होता, वो मेरे साथ एक नौकरानी भिजवा देते। मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। ये क्या तरीका है बात करने का? इस तरह तो सिया भी इस घर की ही बहू है, लेकिन वो इस घर की जिम्मेदारियां संभालती है। चुप हो जाइए, बिना मतलब का घर में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैं अकेले सारा काम संभालूंगी। मैं बड़ी बहू को हमेशा गलत समझती आई और आज उसने मेरी लाज बचा दी। क्या बड़ी बहू को पहचानने में सच में मुझसे गलती हो गई थी? पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता करता है। सावित्री उलझन में पड़ जाती है और फिर इस तरह बिना दहेज लाई बहू हर तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाती है तो 10 लाख रुपए दहेज लेकर आई बहू ऐशो आराम फरमाती है। लेकिन फिर परिवार को उसके आराम से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से दिक्कत होना शुरू हो जाती है। अरे वाह, चाय तो सिया तुमने बहुत टेस्टी बनाई है। इतने महंगे सोफे पर बैठकर फीकी चाय भी अच्छी ही लगेगी। वैसे सोफा मुलायम है ना? हाँ भाभी, अच्छा है। अच्छा तो होगा ही, मेरे पापा ने जो दिया है। ये एसी 16 पर है, किसने किया? मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज्यादा हवा की जरूरत नहीं है अभी। अब नया नवेला एसी है, हवा भी तो अच्छी देगा ना, क्यों मम्मी जी? हाँ बहू, ये तो है, कमरा बहुत जल्दी ठंडा कर देता है। हाँ तो करेगा ही, ब्रांडेड एसी है, कोई लोकल थोड़ी ना है। आखिर मेरे पापा जी ने जो भिजवाया है। रिया की बात सुनकर राजेश की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और सावित्री भी असहज महसूस करने लगती है। तभी वहां हाथों में चाय पकौड़े लिए सिया आती है। आज मैंने सभी के लिए चाय पकौड़े बनाए हैं, ये लीजिए मम्मी जी, पापा जी। जेठानी जी संभाल कर रखिएगा, बर्तन बहुत महंगे हैं, पापा ने जो भिजवाए हैं। देवरानी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आप बस पकौड़े खाइए। सभी चुप होकर पकौड़े खाने लगते हैं और फिर तारीफें शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, होगा क्यों नहीं, आखिर मेरी बड़ी भाभी ने जो बनाया है। अच्छा वैसे छोटी भाभी, ये सोफा आपका है, एसी आपका है और प्लेटें आपकी हैं, तो फिर ये पकौड़े किसके हैं? बड़ी भाभी के, जो इस वक्त मजे लेकर खा रही हैं। चिंटू की बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और रिया का मुंह बन जाता है। वो गुस्से में चली जाती है। अब इसी तरह धीरे धीरे रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। एक तरफ सिया सारा काम संभालती है तो दूसरी तरफ रिया खुद में खोई रहती। फिर अगले नाश्ते के वक्त, ओ जेठानी जी, आपने ये क्या बनाकर रख दिया है? आपको पता है ना मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। किचन में काम करते करते मैं थक गई थी तो मैंने सोचा कि बहू तो खुद से क्यों उल्टी सीधी चीजें सोचती है, थोड़े और मेहनत कर लेती तो क्या हो जाता। अब छोटी बहू खाना कैसे खाएगी? सावित्री की बात सुन रिया मुस्कुराने लगती है और सिया परेशान हो जाती है। फिर दोपहर को सिया कमरे में अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और पायल अलमारी से कपड़े निकाल रही होती है। आज शाम को पार्टी में यही पहनकर जाऊंगी, सच में इतनी अच्छी ड्रेस तो मैंने अभी तक कहीं नहीं देखी। हाँ हाँ बिल्कुल, तू सही कह रही है। वैसे भी मेरे ससुराल वाले मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। 10 लाख रुपए दहेज जो लेकर आई हूँ। अब दोनों ननद भाभी बिजी होती हैं और एसी सारा दिन चलने से उसमें ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कमरे में आग लग जाती है। ये आग कैसे लगी मेरे कमरे में और इतना धुआं? हे भगवान जी, भाभी ऐसी भ्रष्ट हो गई है, आग तो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। अब मैं क्या करूं? भाभी जल्दी से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ भागो भागो। अरे भाभी अकेले कहाँ जा रही हो, मुझे भी लेते चलो। रिया आग से बचकर अकेले बाहर निकलती है। पायल भी पीछे पीछे जा रही होती है कि तभी अलमारी और लैपटॉप के बीच पायल फंसकर रह जाती है। भाभी भाभी मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मुझे बचा लीजिए, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पायल की आवाज सुन रिया पीछे मुड़कर देखती है। बेचारी नन्हे जी आग में फंस गई है, मुझे उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन अगर मैं चली गई तो नहीं, मैं उनके लिए खुद की जान जोखिम में क्यों डालूं? रिया खुद की जान बचाकर भाग जाती है। थोड़ी ही देर बाद धीरे धीरे आग पूरे कमरे में फैल जाती है और धुआं पूरे घर में फैल जाता है, जिससे सभी लोग कमरे के बाहर इकट्ठा होते हैं। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, मैं आग में फंस गई हूँ, बचाओ बचाओ। हे भगवान, मेरी बेटी पायल, कोई बचाओ, वो आग में फंस गई है, कोई अंदर जाकर उसे बाहर लाओ, कोई उसे बचाकर बाहर लाओ। हे भगवान, अगर मुझे सांस लेने की दिक्कत न होती तो मैं अपनी बेटी को आग में कूदकर बचा लेता, लेकिन अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? छोटी भाभी आप बचा लीजिए ना दीदी को, दीदी आग में फंस गई हैं।
नहीं नहीं, मैं कैसे, अगर मैं फंस गई तो? रिया इतना कहती है कि तभी किचन से दौड़ते हुए सिया आती है और तुरंत खुद के ऊपर एक बाल्टी पानी डालकर गीला कपड़ा ओढ़कर पायल को बचाने आग में कूद जाती है। भाभी भाभी, आप यहाँ मुझे बचा लीजिए भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लीजिए, मैं आपके साथ जलकर मरना नहीं चाहती। नाना जी, आप अब इस तरह परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप जल्दी से इस कंबल को ओढ़िए। भाभी भाभी। सिया खुद की परवाह किए बिना कंबल पायल को उड़ाती है। पायल बेहोश हो जाती है। वहीं कमरे के बाहर मातम छा जाता है। सब प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, मेरी बहू बेटी दोनों को बचा लेना, उनकी जान आपके हाथ में है। अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दोनों ठीक तो होंगी? सभी बहुत परेशान होते हैं कि तभी धुएं के बीच बेहोश पायल को सहारा देते हुए जले हाथों के साथ सिया दिखाई देती है। वो जैसे तैसे आग से निकलती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। बहू बहू, बेटी बेटी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हे भगवान, भाभी तो बहुत बुरी तरह से जल गई है। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ और मैं फायर ब्रिगेड को। इस कमरे की आग जल्द से जल्द बुझानी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे घर में आग फैल जाए। आग तुरंत बुझा दी जाती है। चिंटू डॉक्टर को फोन करके पायल और सिया का चेकअप करवाता है। कुछ ही देर में घर के सभी मर्दों को भी फोन करके बुलाया जाता है। वहीं रिया के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही होती है, बचाओ बचाओ भाभी भाभी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही दृश्य आता है कि वो किस तरह पायल को आग में जलता छोड़ खुद की जान बचाकर भागी होती है। मैंने ये क्या कर दिया? एक तरफ जेठानी जी है जिन्होंने बिना सोचे समझे खुद की जान पर खेलकर नन्हा जी को बचाया, और एक मैं हूँ जो उन्हें आग में जलता छोड़कर आ गई। रिया गिल्ट में डूब जाती है। वहीं बेड पर लेटी सिया के जले हाथों पर डॉक्टर पट्टी कर रहा होता है और सावित्री लगातार सिया के सिर पर हाथ फेर रही होती है। बहू, बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है ना तू? तुझे कुछ तो नहीं हुआ है ना? मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। पायल कैसी है, उसे होश आया? सावित्री की आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। राजेश साथ ही तीनों बेटे भी इमोशनल हो जाते हैं और तभी दूसरे कमरे में लेटी पायल को होश आता है और वो दौड़ते हुए तुरंत सिया के गले आकर लिपट जाती है। भाभी भाभी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। आपने खुद की जान पर खेलकर मुझे बचाया। अगर आज आप ना होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। बहू, आज से तू इस घर की बड़ी बेटी है। बहू, मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में ना अपना कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। सच कहूँ तो तुझ जैसी अच्छी बहू आज तक मैंने कहीं नहीं देखी, जो अपनी जान पर खेलकर अपनी ननद को बचाए। सभी सिया के बगल में बैठे बातें कर रहे होते हैं और ये सब देख एक कोने में खड़ी रिया। जहाँ सब मेरे आगे पीछे घूमते थे, आज किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं। सच कहते हैं लोग, सम्मान पैसों से नहीं बल्कि कर्म से ही मिलता है। इस तरह परिवार के लोगों के प्यार की दिशा बदल जाती है। पैसों से किया जाने वाला प्यार अब फिक्र में बदल जाता है, लेकिन जिसमें पहले घमंड होता है आज वो पछतावे में बदल जाता है। फिर 2-3 हफ्ते बाद सुबह सुबह। बहू, तूने दवाइयाँ खाई और मरहम लगाया चोट पर? आराम किया या नहीं? हाँ मम्मी जी, मैंने दवाइयाँ खा ली हैं। तभी वहाँ सिया के बगल में बैठी पायल कहती है, माँ, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना भाभी के साथ, मैं भाभी का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। हाँ मम्मी जी, नन्नत जी तो मुझे 1 मिनट भी नहीं छोड़ती दवाइयाँ खाने में। इतना कहती है कि तभी आरव और विवान ढेर सारे कटे हुए फ्रूट्स लेकर कमरे में आते हैं। सिया, तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकती क्या? मैंने कहा था ना फ्रूट्स खा लेना। लेकिन मुझे फ्रूट्स नहीं पसंद। भाभी, नहीं पसंद है तो क्या हुआ, खाने तो पड़ेंगे। इतना कहकर आरव और विवान दोनों सिया को फ्रूट्स खिलाने लगते हैं। इस तरह घर का हर सदस्य सिया का ख्याल रखता है और उसी के साथ रहता है। वहीं अकेले कमरे में बैठी रिया। पहले लोग मेरे कमरे में मेरी पसंद नापसंद पूछने आया करते थे, अब तो वो भी नहीं आते हैं। सच कहा है, दिल पैसों से नहीं बल्कि स्वभाव से जीता जा सकता है। आज मैं अकेली हूँ सिर्फ अपनी गलती की वजह से। ये सोचती है कि तभी बगल के कमरे से पायल और सिया के हंसने की आवाज आती है। रिया बाहर जाकर देखती है। अगर उस दिन जेठानी जी ने ननद जी को नहीं बचाया होता तो मैं शायद कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। धीरे धीरे परिवार का प्यार सिया तक सीमित रह जाता है और रिया का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर तोड़कर रख देता है। कौन हूँ मैं? एक मतलबी लड़की या 10 लाख रुपए लाने वाली बहू जिसने अपनी ननद को आग में मरता हुआ छोड़ दिया? अगर उस दिन दीदी ना होती तो क्या आज पायल हमारे साथ ना होती? रिया अपने से ही सैकड़ों सवाल करती है और जवाब एक भी नहीं दे पाती। वो कहते हैं ना, हर बार इंसान की परीक्षा ली जाए ये जरूरी नहीं। कई बार इंसान गिल्ट, खुद के जमीर और अपनी गलतियों से भी सबक सीख जाता है। रिया पूरी रात जागती है, फिर अगले दिन सिया के कमरे में जाती है। देवरानी जी, आप यहाँ, वो भी इतने दिनों बाद बैठी हैं। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं 10 लाख रुपए दहेज देकर लोगों का प्यार पाना चाहती थी, लेकिन आपने अपनी अच्छाई से लोगों का दिल जीत लिया।
रिया अपनी बात कहते कहते घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी घर के बाकी सदस्य वहां आते हैं। बहू, तू मुझे भी माफ कर दे। जब आरव तुझे शादी करके पहली बार इस चौखट पर लाया था, तब मैंने तेरे दिल को नहीं बल्कि तेरी हैसियत देखी थी। सावित्री अपनी बात कहते कहते आगे बढ़ती है और हाथ जोड़ लेती है। बहू, मैंने इंसान की पहचान दहेज देखकर की। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे इस गलती के लिए माफ कर दे। मैंने तुझे इस घर की बहू नहीं माना, उसके बावजूद तूने बेटी बनकर जिम्मेदारियां निभाई। अरे मम्मी जी, इस तरह बड़े अपने छोटों के सामने हाथ जोड़ते हुए अच्छे लगते हैं क्या? बड़ों के हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। ये सुनते ही राजेश की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं और सावित्री तुरंत सिया को गले से लगा लेती है। देखा सिया, मैंने कहा था ना, एक न एक दिन तुम अपने अच्छे स्वभाव और संस्कार से मेरे परिवार का दिल जीत लोगी। हाँ बहू, हमने तुझे बहू नहीं समझा, लेकिन आज तू हमारे घर की बेटी बन गई है। सही कहते हैं लोग, इंसान की पहचान उसकी हैसियत से नहीं बल्कि दिल से करनी चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। 10 लाख रुपए दहेज लाकर मैंने इस घर को अपना गुलाम बना लिया था। सब पर चिल्लाया, और जेठानी जी, आपको तो मैं नौकरानी समझती थी। इन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। देवरानी जी, इस तरह रोकर माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए बहुत है। गलती इंसान से ही होती है, जैसे हमसे बड़ी बहू को पहचानने में हुई। आज से तुम दोनों बहुएं हमारे लिए बराबर हो, न कोई ज्यादा और न ही कोई कम। वो सब तो ठीक है, लेकिन जो भी हो, सबसे बेस्ट तो बड़ी भाभी ही हैं, क्योंकि वो मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक जो बनाती हैं। चिंटू की बातें सुन भावुक चेहरे भी हंस पड़ते हैं। जिस रिश्ते की शुरुआत तानों से हुई थी, आज वो रिश्ता आंसुओं से होकर और भी मजबूत हो चुका होता है। फिर कुछ हफ्तों बाद घर में खुशियां लौट आती हैं। दोनों बहुएं साथ किचन में काम करना शुरू करती हैं। दीदी, आज आपकी वजह से मुझे किचन के काम करने भी आ गए हैं, और जल्द ही रोटियां बनानी भी आ जाएगी। हाँ दीदी, अगर आप मेरे साथ होगी तो रोटियों के साथ बिरयानी बनानी भी आ जाएगी। इस तरह सिया अपनी देवरानी रिया को हर तरह के भोजन बनाना सिखाती है। घर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। अब घर में तानों और घमंड की जगह प्यार और विश्वास ने ले ली होती है। इसी तरह एक दिन दोनों बहुएं साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हैं। आज मैंने सीखने की वजह से आप सबके लिए तरह तरह के भोजन बनाए हैं। हाँ, अब आप लोग जल्दी से खाना खाकर बताइए कि खाना कैसा बना है, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। भाभी और रिया, आप दोनों भी अब इस घर की बेटियां हैं, और बेटियां तो सबके साथ ही बैठकर खाना खाती हैं, है ना? विवान की बात सुनकर सिया और रिया भी डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना शुरू करता है। इसे कहते हैं असली खुशियां। वैसे सच कहूँ तो दीदी, मैं इस घर में 10 लाख रुपए दहेज लेकर आई थी, लेकिन आपकी वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रिश्तों पैसों से नहीं बल्कि प्यार से चलते हैं। अगर आपने मुझे माफ किया ना होता ना, तो शायद पूरी जिंदगी में खुद को माफ ना कर पाती। सिया बेटी, दहेज से सम्मान खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार नहीं। ये तूने साबित किया है। साथ ही हमारी आंखों की पट्टियां भी खोलती है। ये सारी बातें सुनकर सिया इमोशनल हो जाती है और अपने बगल में बैठी रिया और सावित्री को गले लगाती है। और इस तरह 10 लाख दहेज अपनापन, प्यार और विश्वास के आगे हार जाता है।